हेलो बच्चों। चलो आज फिर से सब लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत पहली यूनिट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो इस चैप्टर की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। आज हम लोग कुछ पाठ निहित प्रश्न और जो पुस्तक में अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं कुछ उन प्रश्नों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनके हम आंसर देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो लोहे की कील है यानी कि यह है कॉपर सल्फेट, ये होता है नीले रंग का, नीला। इसमें क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं Fe। तो Fe क्या करता है, यहाँ पे बना लेता है FeSO4 और साथ में क्या बनता है और हो जाता है कॉपर अलग। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये है नीला, लेकिन जैसे ही हमने लोहे की कील इसमें डाली तो डालने पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट बदल गया फेरस सल्फेट में और ये कॉपर हो गया अलग। अब ये जो फेरस सल्फेट बना ये नीले रंग का नहीं होता है, ये लगभग भूरे रंग का होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा तो इसका नीला रंग भी नहीं रहेगा और क्या होगा, विलयन का रंग बदल जाएगा। तो अगर कोई ये पूछे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्यों गायब हो जाता है, तो इसका आंसर ये दोगे कि लोहे की कील में उपस्थित जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है और जब कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहे की कील का लोहा कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है और ऐसी स्थिति में कॉपर जो फेरस सल्फेट है उसका विलयन बनता है जो कि नीले रंग का नहीं होता है, अतः विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ छांटिए। उपचयित और अपचयित, तो देखो एक क्वेश्चन हम ये लिखते हैं। पहला ये दिया गया 4Na जो कि सॉलिड है प्लस O2 जो कि गैस है और ये बदल रहा है किसमें, 2Na2O में जो कि सॉलिड है। अब इसमें हमको छांटना है उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत और दूसरा अपचयित। ठीक, तो उपचयित अपचयित, तो देखो पहले तो हम इसमें इस अपक्रिया में देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो यह सोडियम और यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम इससे क्रिया करता है और क्रिया करके Na2O बना रहा है। यहाँ पे देखो सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इस ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर रहा है और Na2O बना रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो यह घटना कहलाती है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह क्रिया है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है उसको हम बोलते हैं उपचयित पदार्थ। तो ये पदार्थ कैसा है, ये सोडियम है उपचयित पदार्थ, ये सोडियम हो गया तुम्हारा उपचयित पदार्थ। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या दिया गया है, CuO प्लस CH2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी सॉलिड है। अब यहाँ पे जरा विचार करते हैं। कॉपर देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर का ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है तो इसके पास देखो ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है यानी कि इसका ऑक्सीजन निकल गया। और अगर ऑक्सीजन निकला है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इसका हो रहा है अपचयन। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करे या हाइड्रोजन निकाले तो इस घटना को कहते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन अगर कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करे या ऑक्सीजन निकाले तो इसको बोलते हैं अपचयन। तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकाल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपचयन। ये अपक्रिया हो गई अपचयन की। और ऊपर वाली अपक्रिया इसकी बात करें तो देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तो यह क्रिया हो गई ऑक्सीकरण या उपचयन की। तो यह क्रिया किसकी हो गई? उपचयन। तो देखो इस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो इस अपक्रिया को बोलेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है? रिडॉक्स अपक्रिया है। और जिसका अपचयन होता है, और देखो इसका अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयित पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है? अपचयित पदार्थ। और ये H2 कैसा है? ये H2 है उपचयित पदार्थ। तो आई बात समझ में? तो यहां पे कोई दिक्कत? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखो यहीं पे संतुलित कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले उसको देखो जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है? 3, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 2 5, लेकिन हमको करने कितने? 7। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे करना पड़ेगा हमको 2 का गुणा। जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8। यहाँ पे क्या हो गया? 3 दूनी 6 और यहाँ पे कर दो 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2 ये हो गया और 3 दूनी 6, 6 2 8, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक। अब देख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 का गुणा है तो नाइट्रोजन है 2, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 2 गुणा है तो नाइट्रोजन है 2। कैल्शियम, कैल्शियम देखो यहाँ पे 1 और इधर भी है 1, यानी कि ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे दूसरा, इसको देख लो यहीं पे। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें देख लो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कर दो 2 का गुणा। तो हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन के 2 हैं, क्लोरीन में 2 का गुणा, क्लोरीन भी बैलेंस, SO4 1, SO4 1, बेरियम 1, बेरियम 1, संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण हो हम उसको संतुलित कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये अपक्रिया दी गई है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले में देखो जिंक, तो लिख दो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3। फिर क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस।